नमस्कार, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आपको म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपको बेसिक्स के बारे में जानकारी नहीं है या आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हम शुरू करते हैं। पहला प्रकार का म्यूचुअल फंड है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी आप जो पैसे लगाएंगे वो सारे के सारे पैसे ये इक्विटी में लगाएंगे। अभी इक्विटी में भी लगाने के अलग अलग तरीके हैं, यानी इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड अलग अलग हैं। जो दो तीन जो महत्वपूर्ण म्यूचुअल फंड है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लार्ज कैप मतलब आपके पैसे का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में लगता है। सिग्निफिकेंट फंड कहने का मतलब है 60 to 80% जो आपका फंड है, ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड डिफरेंट एमसी में अलग अलग है, बट मूलतः जो है वो 60 to 80% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगेगा। लार्ज कैप कंपनीज कहने का मतलब है देश की बड़ी कंपनियां, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई और इसी प्रकार की जो ब्रिटानिया हो गई, जो बड़ी कंपनीज हैं वो लार्ज कैप के अंतर्गत आती हैं। और आपका पैसा, अगर आप लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं तो आपका पैसा इन कंपनीज में लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको अपना पैसा लार्ज कैप में क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, यानी कि इसमें आपके फंड के बहुत नीचे हो जाने के चांसेस बहुत कम है, यानी आपको घाटा होने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन ये ध्यान दें कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी कम होती है, यानी कि आप इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ये एक नॉर्मल रिटर्न आपको देगा। जो दूसरे प्रकार का म्यूचुअल फंड है वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपके पैसे मिड कैप कंपनीज में लगेंगे। जो देश के 250 मिड कैप कंपनीज है, आपके सारे पैसे इन्हीं कंपनीज में से लगेंगे। आपके फंड मैनेजर्स ये डिसाइड करते हैं कि इन कंपनियों में से किसमें से आपका पैसा लगना चाहिए। अभी आपका पैसा मिड कैप कंपनी में क्यों लगना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप की अपेक्षा थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है, यानी कि रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन ये लार्ज कैप की अपेक्षा थोड़ा रिस्की है। जो तीसरे तरह का म्यूचुअल फंड है वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें आपके पैसे स्मॉल कंपनीज में लगेंगे। अभी ये ध्यान दें कि जो सेंसेक्स या निफ्टी पे जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनमें से 90% कंपनी स्मॉल कैप की ही श्रेणी में आती है, यानी कि आपका ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में लगेगा। 60 to 80% जो आपका अमाउंट है वो स्मॉल कंपनीज में लगेगा। अभी आपको अपने पैसे स्मॉल कंपनीज में क्यों लगाने चाहिए, क्यों नहीं लगाने चाहिए, ये दोनों चीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अगर आप अच्छे कंपनीज में चूज कर पाते हैं, आपके फंड मैनेजर्स अच्छी कंपनी को चूज करते हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप अगर इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न देखें तो लोग ये नॉर्मली सोचते हैं कि हमें 10% का रिटर्न मिल जाए बहुत है। मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है, आप जाकर ये बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक का जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, उसके जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग 35-37% रिटर्न दिए हैं और 2-3 सालों में कभी कभी देखेंगे आप तो लगभग 60-65% तक का रिटर्न दिया है। तो ये यहाँ पे रिटर्न की संभावनाएं काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये फंड काफी रिस्की भी है, यानी रिस्क ज्यादा है। और म्यूचुअल फंड में तो है ही यही पे ज्यादा रिस्क है, तभी ज्यादा गेन है। अदरवाइज आपका रिस्क, अगर कम आप रिस्क लेना चाहते हैं तो गेन भी कम है। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज में लगा सकते हैं और ब्लू चिप कंपनीज में लगा सकते हैं, वो भी लार्ज कैप का ही एक पार्ट है, तो आप ब्लू चिप कंपनीज में भी लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के फंड है। जो दूसरे तरह का इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड आता है वो है ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि इसमें जो ग्रोथ की संभावना है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसका रीजन ये है कि आपके पैसे 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, यानी आप जो पैसे लगाएंगे वो 3 साल तक आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसमें एक और बेनिफिट है कि इसमें आपको इनकम टैक्स का जो रिटर्न आप भरते हैं तो उसमें आप ये रिबेट भी क्लेम कर सकते हैं। 1,50,000 रुपया तक का जो रिबेट है टीसीसी में, वो इसके अंतर्गत ही आता है, इसके अंतर्गत भी आता है। तो इसका एक दूसरा फायदा भी है।
अभी ये ध्यान दें, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें रिटर्न की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपके पैसे 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं। जब 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं तो आपके जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास ये लिबर्टी होती है कि वो थोड़े एग्रेसिव कंपनीज में लगाएं, यानी कि वो पैसा वहां पे लगाएं जो उन्हें एग्रेसिव लगता है और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद वो वहां से कर सकते हैं। तो ईएलएसएस का भी रिटर्न अच्छा होता है, साथ ही इनकम टैक्स में आपको रिबेट भी मिल जाता है, जो एटीसी के तहत जो क्लेम है वो उसमें आप रिबेट भी ले सकते हैं। तो ये इसका दूसरा भी अच्छा पहलू है। जो इक्विटी में से जो दूसरे तरह का म्यूचुअल फंड है वो है सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड। सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड मतलब आप ये उम्मीद करते हैं कि आईटी सेक्टर बूम करेगी या फार्मा सेक्टर इस साल बूम करेगी या रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगी, तो आप अपने सारे पैसे जो है वो उधर ही लगाते हैं, यानी किसी स्कीम में लगाते हैं। जैसे एसबीआई का आईटी अपॉर्चुनिटी फंड है या फार्मा फंड है, तो आपके जो पैसे हैं वो किसी खास सेक्टर में लगते हैं। अभी यहाँ पे भी रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर आपने जो सेक्टर चूज किया, जो थीम चूज किया, वो नहीं चला तो आपके जो रिटर्न है वो कम हो जाएंगे, कभी कभी घाटा भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें से ये आपका फायदा और नुकसान है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे तरह का म्यूचुअल फंड है वो है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मेरी पर्सनल राय लेंगे तो अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में नहीं जाएं, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से देखा है डेट म्यूचुअल फंड ज्यादातर चांसेस ये होता है कि वो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाता है, या कभी कभी एफडी के रिटर्न को बीट करता है, बट वो लगभग उतना ही रिटर्न पे आता है जितना कि एफडी का रिटर्न होता है। हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज के किसी डेट फंड ने अच्छा रिटर्न दिया हो, बट नॉर्मली इसका रिटर्न अच्छा नहीं आता है। तो आपको ये भी चीजें ध्यान देनी चाहिए। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसमें घाटा होने की संभावनाएं कम है। इसमें जो है आपका ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स में लगता है, जो बिग कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स में लगता है, जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बॉन्ड्स में लगता है, ट्रेजरी बिल्स में लगता है, यानी कि आपके पैसे सुरक्षित जगह पे लगते हैं, इसलिए रिटर्न वहां से कम है, लेकिन आपके पैसे भी सुरक्षित हैं। जो तीसरी तरह का म्यूचुअल फंड है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डेट और इक्विटी दोनों का पोर्शन होता है। अभी फायदा यह है कि ये किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी के जैसा पूरा रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं कि उनका जो फंड है वो डेट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं उनको बीट करे। तो ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं बट बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि आपको अपने पैसे किस में लगाने चाहिए। मेरा स्पष्ट जवाब है कि अगर आपकी उम्र 60 प्लस नहीं है, आप 50 साल से नीचे के हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के हैं, तो आपको अपना पैसा बिल्कुल भी आंख मूंदकर इक्विटी के म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लार्ज कैप में लगा दें, कुछ पैसे मिड कैप में लगा दें, कुछ पैसे स्मॉल कैप में लगा दें। हालांकि मैंने अपने अनुभवों से देखा है और सीखा है कि जो सबसे अच्छा रिटर्न है वो स्मॉल कैप में ही है। हालांकि रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न भी सबसे ज्यादा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फाइनेंस रिलेटेड किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे, और अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और चीजें जाननी हो, समझनी हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।